तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एयरफोर्स के बेस्ट 25 सवाल, जहां पे हम देखेंगे कि क्या पेपर में आने की उम्मीद है और कैसे इन पेपर्स को करना है। बहुत दिन से बच्चों की ये बातें आ रही थी बार बार मैसेजेस में कि हाँ जी मैम, मॉडल पेपर, फुल लेंथ मॉडल पेपर, तो बिल्कुल 25 बेस्ट क्वेश्चंस। साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सवालों का प्रारंभ शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए इधर। सबसे पहला सवाल क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस यानी कि शीर्ष हमें दिए हुए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, 3 कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0 और एक पॉइंट है 1, 2, 3 और एक पॉइंट है -3, -2 और 1। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो अल्टीमेटली बच्चों होगा क्या यहाँ पे? अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए कि हाफ। अगर इस पॉइंट को हम ए बोल दें, इसको बी बोल दें और इसको सी बोल दें, तो हमें पता होना चाहिए हाफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर ही हमारा एरिया देता है। ए बी क्रॉस ए सी करके उसका मॉडुलस लेंगे और उसका हाफ करेंगे, तब हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल आता है। तो अल्टीमेटली ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर क्योंकि ये ओरिजिन ही है तो ये सीधा आ जाएगा आई कैप 1 आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप। और आपका ए सी वेक्टर जो होगा ये आपका आ जाएगा -3 आई कैप -2 कैप और 1 कैप। ये सीधा सीधा वेक्टर पता है। अगर ये वेक्टर है तो हम सीधा निकाल लेते हैं ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी अगर हम निकालेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट आई जे और के। ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 3। ये हो जाएगा -3, -2 और 1। डिटर्मिनेंट अगर ओपन करेंगे तो आई के साथ कितना आ जाएगा? आई के साथ आ जाएगा 2 + 6 -j एंड देन यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 9 एंड देन के कैप के साथ कितना आ जाएगा -2 और +6 ये आ जाएगा। यानी हमारा वेक्टर बना 8 आई कैप -10 जे कैप और +4 के कैप। और इसका क्या है? इसका निकालना है हमें मॉडुलस, यानी इसका भी मापांक निकालना पड़ेगा, इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा और मॉडुलस के साथ इसका क्या करना है? हाफ कर देना है। तो अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो यह आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ √ऑफ 8 का हो जाएगा 64, 10 का हो जाएगा 100 और 4 का हो जाएगा 16, राइट। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपका 180 और 180 का √ करना है। 180 का √ करना है। 180 का अगर हम √ करेंगे तो ये हो जाएगा 36 × 5। 36 × 5 तो 6 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6√5/2। तो आंसर हो जाएगा 3√5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 3√5 आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रोसीजरल चलना है, ये बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है कि ये अगर आपके पास एक हाइपरबोला है तो आपको पता होना चाहिए इसका फोकाई। अब फोकाई जिसको अच्छा है, हाइपरबोला को प्रॉपरली लिख लेते हैं। हो जाएगा x² / 16 - y² / 9 = 1। आपको पता है c², c ही इसका फोकाई होता है। c² = a² + b² होता है और इसका फोकाई मेजर एक्सिस ये है तो ये हो जाएगा ±c, 0 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये होगा 4, ये होगा 3। 16 + 3 यानी 25 का स्क्वायर। 25 का रूट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ±5, 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ से। और आप उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि +-ae, 1 होता है तो b² = a² e-1 आ जाएगा। तो यहाँ से e की वैल्यू निकाल लो। e की वैल्यू निकालने के बाद a की वैल्यू आपको 4 पता ही है तो रख दोगे तो यहाँ से भी आपका फोकस निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, अगर ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम ध्यान से लिखते हैं 2x² - 8x + y² - 2y + 1 = 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, x² - 4x +4 कर देते हैं
और +4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। +4 करना पड़ेगा तो -4 भी करना पड़ेगा। यहाँ से ये तो लिखा है y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक्चुअल में ये क्या है, ये हो जाएगा 2 और ये है आपका x - 2 का होल स्क्वायर। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा, -8 उधर भेज देते हैं, y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/4 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 होगा। यहाँ पे मेजर एक्सेस b वाली हो जाएगी, मेजर एक्सेस होगी 2b, b स्क्वायर की वैल्यू है 8, b स्क्वायर की वैल्यू 8 तो b की वैल्यू हो जाएगी 2√2 और b की वैल्यू 2√2 तो 2b की वैल्यू होगी 4√2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है जहां पे पूछ रहा है द पैराबोला, जो इसका वर्टेक्स 0 0 है और फोकस 0, -2 दिया है, तो ये होगा 0, -a, यानी y एक्सेस पे है, y एक्सेस पे है तो पैराबोला x स्क्वायर टाइप का लिखा जाएगा और नेगेटिव होगा। इसको अगर आप इसको देखें तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -ay, बिल्कुल यही होगा यार, देख के आइडिया लग जाना चाहिए क्योंकि ये तो होगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y। a यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ a नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये वाला आंसर होगा सी वाला आंसर। तो x स्क्वायर होगा, क्यों? क्योंकि y एक्सेस इसकी मेजर एक्सेस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना एक सर्कल है जो कि पास करता है 6,2 से और इसके 2 डायमीटर है। एक डायमीटर ले लेते हैं x + y इज इक्वल्स टू 6 और एक और डायमीटर है जिसकी इक्वेशन ले लेते हैं दी हुई है x + 2y इज इक्वल्स टू 4। ये लाजमी सी बात है, जहां पे मिलेंगे वही सेंटर होगा और अगर सेंटर पता है तो हमें रेडियस भी पता चल जाएगा। तो इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 - y, यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं तो 6 - y + 2y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से 6 + y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर y -2 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी हमारा सेंटर वाला पॉइंट होगा 8, -2। अगर सेंटर वाला पॉइंट हमारा 8, -2 हो गया तो हमारा रेडियस भी निकल गया। बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया 8, -2, तो y2 - y1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 + 16 अंडर रूट, यानी आ गया √20। √20 का मतलब हो गया 2√5, 2√5 यानी ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर? ये सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी सोचना पड़ेगा। हमारा एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आपको ऐप के बारे में बात करनी है तो हेल्पलाइन नंबर हमारा है 9696330033। लिमिटेड टाइम है क्योंकि आपके पास मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हैं। अगर आपका टारगेट वो है तो डेफिनेटली अभी ही बैचेस परचेज कर लीजिए क्योंकि सिलेबस ऑन गोइंग है, जहाँ पे मेजर चैप्टर्स को क्लियर किया जा रहा है और हैवी वैकेंसी होती है बच्चों, जहाँ पे आप आराम से अपने आप को 6 महीने के अंदर सेटल्ड लाइफ में देखेंगे। तो एम आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, मिशन वर्दी है तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स? एक सरल रेखा के समीकरण लिखना है जो कि इन 2 बिंदुओं से गुजरे। हमें पता है कि अगर पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो हम इक्वेशन लिखते हैं y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1, यही लिखते हैं। और m 2 पॉइंट से निकाल सकते हैं, ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये होता है। तो हम लिख देते हैं, यहाँ आएगा y - y1, इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा -2, y - y1 इज इक्वल्स टू y2 - y1, यानी ये हो जाएगा 9 और x2 - x1 ये हो जाएगा -9 और x - x1 यानी कि 5 हो गया। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ से हो जाएगा y + 2 इज इक्वल्स टू -1 x - 5। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो -x इधर हो जाएगा, x + 5 ये हो जाएगा, +5 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो x + y - 3, x + y इज इक्वल्स टू 3 भी तो लिख सकते हैं उसको, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है जहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा जा रहा है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा जा रहा है 3 कोऑर्डिनेट्स। तो 2D में कैसे निकालते हो, बाहर लगाते हो हाफ, -4 1, फिर यहाँ 1 2 और यहाँ 4 -3 और यहाँ 1 1 1 होगा। डिटर्मिनेंट ओपन कर देते हैं। डिटर्मिनेंट अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा -4, ये आ जाएगा 2 + 3 -1, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 - 4 +1 और ये आ जाएगा -3 - 8,
ये आ गया 1/2 एंड देन दिस इज -20 एंड यहाँ से आएगा -3 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 + 20 हो जाएगा -31 -31 + 3 हो जाएगा -28 क्योंकि ये मॉडुलस होता है ना, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ये होता है मॉड में। तो अंदर आया 28, तो 28/2 दैट इज 14 का ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है कि मीन ऑफ 6 स्टूडेंट्स आपके दिया हुआ है 48। 6 स्टूडेंट, 5 छात्रों के नंबर आपको दिए हुए हैं, क्या है 45, 58, 50, 54, 49 और छठे बच्चे का ले लेते हैं 6 x, तो ये हो जाएगा 6 = 48। मीन का फॉर्मूला यही होता है। अगर इन तीनों को हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, अगर सबको 50 मान ले, इधर का 5 इधर ले लें तो 250 तो ये हो गया, इधर बच गया 3 और यहाँ पे 1 दिया तो ये हो जाएगा 50, 250 हो गया 2 और ये हो जाएगा 256 + x और 6 अगर उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तो ये हो जाएगा 288। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस होगा तो 32 आ जाएगा, 32 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक नल मैट्रिक्स, नॉन नल मैट्रिक्स है विद 5 कॉलम, इसका मतलब ए का ऑर्डर है 1 × 5, रो उसमें 1 है, कॉलम 5 है। बी एक नॉन नल कॉलम मैट्रिक्स है, यानी बी का जो ऑर्डर है वो है 5 रो है और 1 कॉलम है। तो अगर आप A क्रॉस B निकालोगे तो कितने की बनेगी, A क्रॉस B अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक ऑर्डर का मैट्रिक्स, एक ही एलिमेंट होगा, A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो एक ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगी, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ रूट ऑफ इतना इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के, तो अल्फा प्लस बीटा होगा 3p प्लस माइनस में आएगा और अपॉन 3 और ये आ जाएगा प्रोडक्ट -p + 5 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2p और ये 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और p की वैल्यू आ गई 2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट इसने दिया था, बस वही अप्लाई किया। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अभी का भी, ठीक है। अगर आपको वाकई में एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी किसी का भी बैच चाहिए तो डेफिनेटली हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है। इस समय लिमिटेड ऑफर चल रहा है बेसिकली, तो आप ऑफर को अवेल कर सकते हैं। कई सारी इंक्वायरीज हमारे पास ऑलरेडी आ रही है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द एडमिशन नाउ। नेक्स्ट, अगर ए ये दिया हुआ है तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए प्लस आई बी की वैल्यू दी हुई है कितना, 4 + 2i अपॉन 1 - 2i। अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो 1 + 2i अपॉन 1 + 2i हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 + 2i आ जाएगा प्लस 8i और -4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा a² + b² हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 कैंसिल हो गया, यानी ये हो जाएगा 10i/5, यानी आ गया 2i। अगर हम इसे कंपेयर करें तो b की वैल्यू 2 होगी, a की वैल्यू 0 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यहाँ क्या दिया है, एक 15 मीटर ऊंचा मकान है, तो बना दो एक मकान, और जिसका मकान है और उसके 15 मीटर दूरी पे स्थित एक बिंदु है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और उस बिंदु से आपने शीर्ष को देखा तो उन्नयन कोण डेफिनेटली 45 होगा। ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर तो 45 tan थीटा से भी लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 आएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक ट्राइंगल में दिया है। ये ट्राइंगल बनाने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 डिग्री होगा, ये बात अपने को पता है। हमें दिया है साइन का मान इतना, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ए बराबर कॉस सी प्लस कॉस बी, फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन ए का फॉर्मूले की जगह हम लिख सकते हैं 2 sin a/2 और cos a/2, और यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin cos c प्लस b/2 और cos c माइनस b/2, ये आ जाएगा। अगर ऐसा है तो आप ये देख सकते हो कि b प्लस सी को हम लिख सकते हो 180 माइनस ए, /2 करेंगे, इसको भी /2 करेंगे तो b प्लस c/2 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस a/2। और अगर आपने यहाँ पे 90 माइनस a/2 लिखा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी ये वाला फैक्टर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब हमें मिला cos a/2 की वैल्यू आ गई cos c माइनस b/2। इसका मतलब ये दोनों बात बराबर होगी, a/2 बराबर होगा
c माइनस बी बाई 2 के, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारी c माइनस ए। अगर हमने c माइनस ए राइट और b की वैल्यू यहां से निकाल के इन दोनों से कंपेयर करें, b की वैल्यू यहां पे अगर हमने रख दी, ठीक है, b की वैल्यू अगर आपने यहां उठा के रख दी, a की जगह अगर आपने रख दिया, एक सेकेंड रुको, b माइनस सी बाई 2, हमें b की वैल्यू निकालनी है ना, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, एक मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। b माइनस सी कर दो, b माइनस सी कर दो, b माइनस सी कर दो, b माइनस सी, a की जगह अगर आपने b माइनस सी रखा, a की जगह b माइनस सी रखा, तो b माइनस सी प्लस b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, सी सी कैंसिल हो गया तो 2b बराबर 180 डिग्री हो गया, तो b की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, c माइनस बी करो, b माइनस सी करो, बात एक ही है, क्योंकि cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos b माइनस ए, नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। tan इनवर्स ये दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स sin 2 को लिख सकते हैं 2 sin 1 रेडियन cos 1 रेडियन, माइनस 1 को लिख लेते हैं sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 1, अपॉन में इसको लिख सकते हैं cos 2 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, ऊपर अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो tan इनवर्स ये है 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, सॉरी 1 माइनस नहीं, केवल माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, यानी साइन, ऐसा लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम इसको लिख सकते हैं cos 1 माइनस साइन 1 का होल स्क्वायर, और ये तो है cos 1 माइनस साइन 1, और ये है cos 1 प्लस साइन 1, एक माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, यानी आया tan इनवर्स माइनस cos 1 माइनस साइन 1 अपॉन cos 1 प्लस साइन 1। ये क्या है, ये tan पाई बाई 4 माइनस 1 है, सभी को पता है, tan पाई बाई 4 माइनस 1 है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 1 माइनस पाई बाई 4, tan से tan खत्म और 1 माइनस पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगर ये देखो कभी भी आपको पैटर्न मिले x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो ये बात आपको पता है चला होना चाहिए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n कितना भी कर दिया जाए वो 2 ही रहेगा, तो ये अगर x है तो ये 1 बाई एक्स है, इसकी वैल्यू 2 है, तो इनकी पावर 4 करो, 10 करो, 20 करो, कितना भी करो, हमेशा आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये आपको वैल्यू दी है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यही होगा फॉर्मूला। ये दिया हुआ है हमें 0.8, और क्योंकि हमें दिया हुआ है कि a और b इंडिपेंडेंट है, a b स्वतंत्र है, तो a b कॉम्प्लीमेंट भी स्वतंत्र होगा, इसका मतलब इसका फॉर्मूला बन गया pa प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू दी है 0.8, इसकी वैल्यू है 0.3, और ये है पी बी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इन दोनों से कॉमन ले लें तो 1 माइनस पी ए बचेगा, पी ए है 0.3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0.7, 0.7 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपका 5/7 है, तो बी आ जाएगा 2/7, ठीक है। स्पीड को इसलिए ध्यान में रखना पड़ रहा है क्योंकि आपका एयरफोर्स का पेपर है, और एयरफोर्स में टाइम की लिमिटेशन है, बच्चे बार में बहुत कंप्लेन करते हैं कि मैम पेपर छूट गया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो ये आपकी अप्रोच क्लियर करने के लिए, ये कोई लेक्चर क्लास नहीं कर रही है, ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है, ये आपके लिए मॉक टेस्ट है, जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन एकदम ब्रश अप होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है।
उन प्रिपरेशंस को ब्रशअप करने के लिए हमारे पास हैं शानदार बुक्स आपके लिए, शानदार बुक्स जहां पे आपको मिसलेनियस, टॉपिक वाइज और हर PYQ पे बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बुक्स को ज़रूर अवेल करें। बुक्स का इस समय ऑर्डर फ्री चल रहा है, 25% डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है। तो बुक्स को ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि बुक्स ही मेन हथियार होती है जो आपको बताती है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलो, एक बॉक्स है जिसमें 6 अलग अलग डिस्टिंक्ट डॉल्स हैं। हमने 3 बॉल निकाली 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, यानी 6, एक डब्बा है जिसमें 6 डॉल्स हैं, एक को निकाला फिर वापस रख दिया, फिर दूसरे को निकाला फिर वापस रख दिया, फिर तीसरे को निकाला फिर रख दिया। ऐसा क्या है कि हम जब तीनों अलग अलग डॉल निकालें, एक बार जो पहली बार निकली हो वो दूसरी दोबारा ना निकले, जो पहले और दोबारा निकल चुकी हो वो तीसरी बार भी ना निकले। तो पहले वाले में कोई भी 6 में से 6 आ जाए, दूसरे में 6 में से कोई भी 5 आ जाए, अगले में 6 में से कोई भी 4 आए, प्रोबेबिलिटी यही होगी। तो ये हो जाएगा 6 कट जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 3 हो जाएगा, तो आंसर होगा 5/9, 5/9 विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको क्या दिया है, 2 डाइस है जिसमें प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 फेसेस इक्वल और एक्सीड 10, मतलब 2 डाइस को हमने उछाला, उसमें अलग अलग नंबर आएगा पासों पे, उन पासों का योग जो होना चाहिए 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। 10 आता है 3 बार, 11 आता है 2 बार, 12 आएगा 1 बार, बाय 36, 6/36 यानी 1/6, ऑप्शन नंबर डी। 10 आई है 10 से ज्यादा है, यानी 10 11 12। सम ऑफ कोफिशिएंट कुछ नहीं करना होता है, जितने भी वेरिएबल दिखे उनकी जगह 1 रख दो। x और y की जगह अगर हमने 1 रख दिया तो हो जाएगा 5 - 4 यानी 1, 1 की पावर 10 यानी 1। सम ऑफ कोफिशिएंट सबसे इजी स्कोरिंग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इसमें बोला है कि आपको कोफिशिएंट पता करना है इसका। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होगा, 5CR, पहला टर्म क्या है 2x की पावर 5 - r और 3y² की पावर r होगा। ऐसे ही लिखते हो। हमें x की पावर कितनी चाहिए, 3, x की पावर 3 चाहिए तो r की जगह 2 होना चाहिए। अगर r की जगह 2 रख दे तो ये हो जाएगा 5C2, 2x 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब और यहाँ आ जाएगा 3y² की पावर 2। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ से x³ और y³ तो निकल ही जाएगा, x³ और y², 3, ये हो जाएगा 8 और यहाँ से हो जाएगा 9, यानी 720 विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला। यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्पोरेट, एक शब्द दिया हुआ है जिसमें वॉवल्स को आपको इवन प्लेस में रखना है। कितने शब्द है, 3 3 6 3 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 शब्द है। अगर इसमें हम वॉवल्स को अलग करें तो वॉवल क्या है, O O A I O, 5 वॉवल है और बचे हुए 6 कॉन्सोनेंट होंगे। वॉवल 5 लोगों को कहाँ कहाँ बैठाना है, इवन प्लेस कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 जगह पे 5 लोगों को व्यवस्थित करना 5 फैक्टोरियल, लेकिन 3 बार O आया है तो O से डिवाइड होगा, इनटू बचे हुए 6 लेटर्स को 6 तरीके से वो 6 फैक्टोरियल से बैठा होगी बाकी की 6 जगह पे, लेकिन R 2 बार आया, इसके अलावा और कुछ 2 बार नहीं आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, ये हो जाएगा 20 और ये 720 का आधा हो जाएगा 360। ठीक है, 360, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, 360, तो ये हो जाएगा 720 और ये आ जाएगा 0072। ओके, ये क्या है, आपको अच्छे से पता है कि NPR बराबर होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल के। तो NPR बराबर होगा, NPR बराबर अपॉन R फैक्टोरियल बराबर होगा NCR के। अगर इसमें समेशन लगाए R इज इक्वल्स टू 1 से n तक का, तो इसमें भी समेशन लगेगा R इज इक्वल्स टू 1 से n तक का। अब यहाँ पे एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि NCR 1 से लेके n तक का कितना होता है, यानी NC1 प्लस NC2 प्लस NCN, ये कितना होता है 2 की पावर n माइनस 1। 0 से होता है तो 2 की पावर n होता है, 1 से शुरू होता है तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है, फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है कि ABCDE और F, हमारे पास एक AP है, E और C का अंतर कितना, E और C का अंतर होगा 2 टाइम्स ऑफ D।
कॉमन डिफरेंस का दुगना। तो इसमें अगर सी ए में अंतर देखें तो 2d होगा, लेकिन उसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 गुना हो गया। डी और सी का बीच का अंतर डी होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस होगा, उसका दुगना करोगे। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए में अगर इतने एलिमेंट है तो पावर सेट में घात समुच्चय में कितने होंगे? तो 2 की पावर 4 यानी 16 होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 log 2 की पावर 3 2 हो गया, और माइनस log 3, ये 3 का स्क्वायर बाई 3 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ये नीचे कॉमन आ जाए, ये 3 नीचे आ जाएगा, log 2 2 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, 3 नीचे है, ये 3 3 1 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 0, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज आपका मॉडल पेपर, जहाँ पे हमने बेस्ट 25 क्वेश्चन किए। आगे की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा, आप मेजर कलसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन नेवी एसएसआर के जीके के प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न आखिर क्या लिखा गया। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़ें। यहाँ पर आप What was the main feature of ऋग्वैदिक रिलीजन? ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता थी प्रेयर ऑफ नेचर, प्रकृति की पूजा, पशुपत की उपासना, पशुपत वर्शिप ऑफ पशुपत, त्रिमूर्ति उपासना, त्रिमूर्ति वर्शिप, प्रकृति पूजा, प्रकृति पूजा। तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब नेचर वर्शिप, ऑप्शन डी, प्रकृति पूजा। नेक्स्ट, लज्जा किसकी कृति है? हुज वर्क इज लज्जा? फातिमा बीबी, शोभा डे, मृणाल पांडे, तस्लीमा नसरीन। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तस्लीमा नसरीन। क्या होगा शेर? ऑप्शन, यहाँ पर एक ऐसे हो गया लज्जा। लज्जा के राइटर कौन है? तस्लीमा नसरीन। तो ये गड़बड़ हो गया, इसको आप डी कर दीजिए। क्या कर देंगे? डी। ठीक शेर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अब आप 16 महाजनपदों की सूची कहाँ प्राप्त होती है? फ्रॉम वेयर वी गेट द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदाज? अंगुत्तर निकाय। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। आंसर मिलने के बाद बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से प्रश्न को रफा दफा कर दें। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, श्रवण बेलगोला का संबंध किस धर्म से है? श्रवण बेलगोला इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? वैष्णव नो, शैव नो, जैन रिलीजन। कौन सा? जैन रिलीजन। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, आंसर। अगला, अर्थशास्त्र का लेखक निम्न में से कौन था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? कौटिल्य। कौन? कौटिल्य। कौन थे? ऑप्शन ए। कौटिल्य को ही आप चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य। ऑप्शन ए। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू एथलीट्स को, खेल प्रशिक्षकों या स्पोर्ट ट्रेनर? तो इसका करेक्ट जवाब आपको मिल चुका है, ऑप्शन डी, सॉरी बी, खेल प्रशिक्षकों। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर वाज मौर्य पीरियड नो, राजपूत पीरियड नो, चोला पीरियड नो। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट,
हम लोग आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सारे शेर सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से आप फौरन जुड़ें। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की तैयारी है तो आप फौरन इस नंबर पर कॉल करें, लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं और जुड़ते ही आपको रिटेन, फिजिकल सेशन, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश की सुविधाएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट, भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड लखनऊ, आगरा, कानपुर, शिमला। तो कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेरों? ऑप्शन सी, कानपुर। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट? 1526, 1576, 1605 से कौन सा? ऑप्शन बी, 1576। राणा प्रताप और अकबर के बीच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए कहाँ है? वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी सिचुएटेड? बंगलुरु नो, कोयम्बटूर नो, खड़गवासला, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? हु हैड फाउंडेड द सिटी ऑफ कलकत्ता? कोलबर्ट, जाब चारनाक, क्लायू डुप्ले। तो करेक्ट जवाब जाब चारनाक, जाब चारनाक। ठीक। नेक्स्ट, ऑप्शन बी। अगला, भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल, सफल मिल, किस शहर में स्थापित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट। एट द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया सक्सेसफुल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? मुंबई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड द साइंटिफिक सोसाइटी? बदरुद्दीन तैयब जी, सैफुद्दीन किचलू, सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद बरेलवी। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आप फ़ौरन एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ें। इंडियाज़ नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्ज़ाम, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी अफसर। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की ऑनलाइन तैयारी है। अफोर्डेबल प्राइस में फ़ौरन लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं और तुरंत कॉल करें इस नंबर पर। आइए, द यंग इंडिया एवं हरिजन के संपादक थे। हु वाज द एडिटर ऑफ द यंग इंडिया एंड हरिजन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोतीलाल, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट जवाब महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? द रिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929? कराची अधिवेशन, लाहौर सेशन, मद्रास, इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट जवाब लाहौर। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में
वापस की। रविन्द्रनाथ टैगोर हैड रिटर्न हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन, चौरी चौरा, जलियांवाला बाग मैसेक्रे या कम्युनल राइट्स। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, नन ऑफ दीज। तो कौन था गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। अगला गौर से देखें, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? When was the first session of Constituent Assembly was held? 10 जून, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? When did the preamble of the Constitution amended for the first time? 1951, 1971, 1976, 1985। तो क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? 1951। सॉरी, क्या होगा इसका रॉन्ग आंसर? कब प्रथम संशोधन? ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए होगा। कौन सा? या सॉरी, हाँ मैं यहाँ धोखा खा। संविधान की प्रस्तावना में। कब प्रस्तावना? राइट। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी। ठीक से क्या होगा? ऑप्शन सी। 1976। हमें लगा कि हम लोग देख रहे हैं इसका जैसे पहली बार संविधान में कब हुआ, तो 51 लगते ही हो गया था। प्रस्तावना मैंने ध्यान नहीं दिया। आए मेरे प्रिय छात्रों, आप सारे लोग एमकेसी पब्लिकेशन से फ़ौरन जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम्स। ये रही हमारी पब्लिकेशंस की बुक, हिंदी और इंग्लिश सेम, नो प्रॉब्लम। 25% महा डिस्काउंट का आप फ़ायदा उठाएं, फ्री डिलीवरी, तुरंत ऑर्डर बुक करें। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कीपिंग ऑफ स्वॉर्ड is accepted as part of Sikh religion? Article 24, 25, Article 26, 27। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बी मीन्स 25। ठीक। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बैंक है? द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? सेंट्रल, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी contributes most to the gross domestic product? प्राइमरी सेक्टर नो, सेकेंडरी नो, कौन सा? टर्सरी। कौन सा भैया? टर्सरी। ठीक से आए। अगला ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? विच इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड?
कैस्पियन नो, लेक बैकाल, ऑप्शन बी बैकाल। नेक्स्ट, विश्व ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? वेयर इज द एक्टिव वॉल्केनो कोटोपैक्सी लोकेटेड? जापान नो, फिलीपींस नो, हवाई नो, इक्वेडोर। ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल है? द वाटर इज अवेलेबल ऑन द व्हाट पार्ट ऑफ द अर्थ? 70.78, 60, 81। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक से, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और ये रहे हमारे बेहतरीन 25 क्वेश्चन। इसे आप जम पढ़िएगा, शेयर करिएगा, लाइक करें और चैनल ही आप सब्सक्राइब कर लें। और अब आज यहीं पर हम रोकेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। सारे बच्चों को जय हिंद। मैं आपका आज़ाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस, आपके लिए लेकर आए शानदार नेवी एसएसआर का मॉडल पेपर। नेवी एसएसआर में जैसा आपको मालूम है कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस में ग्रामर का ठीक ठाक रोल है, वोकैब का ठीक ठाक रोल है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी आता है, PQRS भी आता है, सारे सेक्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं। नेवी एसएसआर के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल या स्टैंडर्ड होता है, वही चीज़ें मैं आपके सामने आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ एक मॉडल पेपर के थ्रू। तो शुरू से अंत तक देखना कतई भूलिएगा नहीं। पूरे मॉडल पेपर को शुरू से स्टार्ट करें और लास्ट तक देखें, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका और ना ही अपना, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने मेंशन्ड है, कमोडियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, जिसका आकार बहुत बड़ा हो। अब इसका साइनो पूछ रहा है। साइनो का मतलब होता है सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची। दो या दो से अधिक ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिनकी मीनिंग सेम हो, दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स। तो कमोडियस में होता है भैया बहुत विशाल, बहुत बड़ा, आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इसका साइनो बन जाएगा स्पेसस। स्पेसस में होता है बहुत बड़ा। टाइडी में होता है स्वच्छ, डिवाइन, ईश्वरीय। कमोडिटी वस्तुएं कह सकते हो आप, कौन वस्तुएं, आर्टिकल्स जिसको बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, फिर साइनो बन गया। टेमेरिटी, टेमेरिटी मतलब होता है गुस्ताखी, दुस्साहस, हिम्मत, दिलेरी। तो भैया टेमेरिटी का साइनो बन जाएगा ऑडेसिटी। ऑप्शन ए इज राइट हियर। टेमेरिटी और ऑडेसिटी बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, दैट्स व्हाई दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। सिंपलिसिटी, सादगी, वैरिटी, सच्चाई, और पासिटी में होता है कमी यानी लैक। दो आपके साइनो हो गए बैक टू बैक। आफ्टर दैट डिटेस्ट का एंटोनिम पूछ रहा है। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। तो अब इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा प्रशंसा करना, तारीफ करना, जिसका जो आपका ऑप्शन है सी। सी मतलब एडोर। एडोर मतलब प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। डिटेस्ट नफरत करना। तो डिटेस्ट, एडोर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। टू आर मोर देन टू सच वर्ड्स दैट कन्वे अपोजिट मीनिंग। दो या दो से अधिक ऐसे वर्ड जो अपोजिट मीनिंग रखते हो, दे आर कॉल्ड एंटोनिम्स। डिनाउंस होता है निंदा करना, इग्नोर, नज़रअंदाज करना। कास्टिगेट किसी को फटकारना या डांटना। अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन
ये भैया एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है ना, एक ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका हिंदी निकालना है और इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के स्थान पर हम चारों ऑप्शन में से किस एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं उसको जर्नी, यात्रा बोलते हैं। तो इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड है जर्नी, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सीरीज जानते हो आप, श्रृंखला सीक्वेंस में होता है क्रम और प्रोग्राम में होता है कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पीछे देखा 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। करेक्टली स्पेल्ड आपको ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जो करेक्टली स्पेल्ड हो। चारों में से 3 गलत होगा, एक जो सही हो वही आपको फाइंड आउट करना है। BELIEVED यही आपका सही मिल गया। सीक्वेंस गलत है, इलस्ट्रेशन गलत है, ऑटोबायोग्राफी गलत है। सही क्या है? सीक्वेंस में SEQUENCE होगा, इलस्ट्रेशन में I होगा, इलस्ट्रेशन। और भैया ऑटोबायोग्राफी का हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ये आपके सही वर्ड्स हैं, ये तीनों गलत हैं, इनका करेक्ट सही क्या है? ये सही है सब, और चारों में से ये सही था तो करेक्टली आपको फाइंड आउट करना था। इसको हम बोलते हैं स्पेलिंग एरर, हम बोलते हैं स्पेलिंग एरर। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड। देखिए स्पेलिंग एरर में कभी पूछता है कि विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, कभी पूछता है विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड चारों में से एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। 3 की सही होगी। इंस्ट्रूमेंट ये तो सही है, इनएविटेबल ये भी सही है, डिमॉन्स्ट्रेस ये गलत हो गया, डिमॉन्स DEMONS ये गलत है, डिमॉन्स्ट्रेशन इसी को आपको फाइंड आउट करना। रॉन्गली वर्ड यही है आपका। और सब्सटेंस ये भी सही है। 4 में आपको रॉन्गली स्पेल्ड फाइंड आउट करना था। ऑप्शन सी इज रॉन्गली स्पेल्ड, यहाँ पर ओ जो है सुपरफ्लुअस था। ये हो गया स्पेलिंग करेक्शन। नेक्स्ट देखें, इसको हम बोलते हैं ईडियम्स। ये भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है? द अल्फ़ा एंड ओमेगा, मतलब होता है शुरुआत और अंत, यानी इसमें होता है बिगिनिंग एंड एंड। ये इसका मीनिंग है इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं ईडियम। आगे देखिए, आपने देखा कि वोकैब से यानी वोकैबलरी से, वर्ड पावर से आपने देखा 2 सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन और ईडियम फ्रेज। 5 सेक्शन हैं वोकैब के, 5 के 5 बेटा आपको पढ़ने हैं। यह है आपका, स्टार्ट हो गया ग्रामर। ग्रामर में पहला क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव का। पहले देखो सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। इज के साथ में V3 और V3 दोनों क्या हैं? दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज के साथ में V3 मतलब सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है, इसको एक्टिव में करना है। इज के साथ में V3 मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। और आप जानते हैं कि भैया एक्टिव पैसिव में हम सेंटेंस के टेंस को नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है पैसिव में तो जो इसका एक्टिव होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होनी चाहिए। यहाँ इन्होंने क्या कर दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, यहाँ कर दिया प्रेजेंट का परफेक्ट, यहाँ कर दिया फ्यूचर का इंडेफिनिट। 3 गलत हो गए, बचा आपका ऑप्शन ए, यही आपका सही हो गया। देखो नरेशन को सॉल्व करने का, वॉइस को सॉल्व करने का, PQRS को सॉल्व करने मेरे पास बहुत अच्छा ट्रिक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचें विचारें नहीं, आपको अच्छा एजुकेशन लेना है। आपको मेरिट लिस्ट में अपना एक नाम अच्छा जो है वहाँ पे, भाई ऐसा नहीं एकदम लास्ट में नहीं, आप 100 में आपका नाम आए, 200 में आपका नाम आए, 50 में आपका नाम आए, तो बढ़िया पढ़ना पड़ेगा आपको। बढ़िया पढ़ना तो अरे मेजर कल से आ जाओ ना भाई,
का ही इतना सोच विचार रहे हो आप। चलो आगे चलते हैं। कुछ बच्चों को लगता है गुरुजी प्रचार कर रहे हैं। प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, पढ़ें और सेलेक्ट हों बेटा, ठीक है। प्रचार करना मेरा मकसद नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। डू यू नो द वे टू द बस स्टेशन, राम सेड टू माहिम। अच्छा, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब ये हुआ डू यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नरेशन में हम टेंस को चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। डू यू नो जाएगा न्यू में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंजंक्शन इफ़ आ जाएगा, कंजंक्शन दैट नहीं आएगा, कंजंक्शन दैट नहीं आएगा, इफ़ या वेदर आ सकता है। अच्छा, यहाँ क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये जो डू यू नो है, ये डू और नो ये पास्ट के इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा तो न्यू बन जाएगा, सेंटेंस हमारा बन जाएगा असर्टिव। तो यहाँ पर ही नोज, इन्होंने ये भी गलत कर दिया। नोज कहाँ से आ गया, न्यू होना चाहिए था, न्यू यहाँ पर आया है। यहीं से आप पकड़ लीजिए कि ऑप्शन ए आपका सही है। बहुत तरीके हैं इसको, मतलब बहुत जल्दी एकदम सही आंसर लगाने के बाद विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। ये भी नरेशन का क्वेश्चन है। दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन befooled बाई दोज मैन। सेंटेंस भैया आपका ऑलरेडी इनडायरेक्ट नरेशन में है, इसको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है आपको, कोई बात नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो दे टोल्ड मी। अच्छा भाई, दे टोल्ड मी, इन्होंने सेड टू सब में कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ उन्होंने कहा कि हैड बीन, तो आप देखो कहीं हैव बीन या हैज बीन आया है क्या। वी, अच्छा वर्ब भी हैड बीन में जाता है, ये तो आपका गलत है। यहाँ पर जो है बी वाला तो गलत हो गया। वी हैव बीन befooled बाई दीज मैन, आर ये भी गलत हो जाएगा, आर नहीं होगा। अब यहाँ भैया जो वी वर को भी हम कन्वर्ट करते हैं हैड बीन में, और हैव बीन भी जाएगा हैड बीन में, और वी जाएगा आपका दे के अकॉर्डिंग दे में। तो यार ये तो भैया मामला गड़बड़ कर रहा है। अब ये दोनों सही हो जाएंगे। befooled बाई दीज मैन, वी वर हैव बीन befooled बाई दीज मैन। यहाँ पर सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब ऐसा केस आए कि इनडायरेक्ट नरेशन में हैड बीन का प्रयोग किया गया हो और ऑप्शन में डायरेक्ट नरेशन में वर भी आया हो और हैव बीन या हैज बीन भी आया हो, तो पहली प्राथमिकता होगी कि प्रेजेंट वाले को बनाओगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसका भी आंसर यही होगा, इसका भी आंसर यही बनेगा, लेकिन प्रेजेंट को परफेक्ट में कन्वर्ट करना ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक। ग्रामर को पूछने का एक ये पैटर्न है जिसको बोलते हैं सेंटेंस फिलर या फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखो ये एक फ्रेज होता है आपका लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद में हमेशा आता है जीरेंड आता है। क्या आता है इसके बाद में, इसके बाद जीरेंड आता है। जीरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग। देखो है कहीं सीइंग दिया है, सीइंग हो जाएगा। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन दिस वन इज अ फ्रेज। लुक फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज, ठीक, जो अपने बाद में हमेशा लेता है जीरेंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आ गया, फिर सेंटेंस फिलर आ गया। दिस इज माई, अब ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन को बनाना है पजेसिव केस। जब कंपाउंड नाउन को पजेसिव केस बनाना हो तो सबसे लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। हमारा यही सही हो गया। दिस इज माई मदर इन लॉज चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज इट नॉट माई बुक, इज इट समबडी, ये मेरी पुस्तक नहीं है, ये किसी और की पुस्तक है, तो समबडी एल्सेस हो जाएगा। समबडी ELSES, यहाँ पर बुक होना चाहिए था, लेकिन बुक को जब आपने एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया तो बुक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ग्रामर के सब रूल हैं सिंपल सिंपल,
जो कि आपके यहाँ पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक ये भी है। आई टोल्ड मैंने बताया। वर्ब के बाद में हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, दो ऑब्जेक्टिव केस हैं। आई टोल्ड मैंने बताया देम उनको, टू ओबे दियर टीचर्स उनको बताया उनके टीचर। जब यहाँ पर दियर आया है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा देम। दियर को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, देम। आई टोल्ड देम टू ओबे दियर टीचर्स। ठीक, कैसे सब आंसर। एमकेसी लर्निंग ऐप आपके लिए डिज़ाइन किया गया। ये एक बहुत ही शानदार लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू आप मुझसे ऑनलाइन कोर्स परचेज करके मुझसे पढ़ सकते हो कोचिंग। तो एमकेसी लर्निंग ऐप को आप जो है डाउनलोड करें और जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उसे परचेज कर लें आप। चीप एंड बेस्ट, बिल्कुल इसके बारे में सोचे विचारें ना आप। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट स्पॉटिंग एरर। देखिए ग्रामर को पूछने का दूसरा पैटर्न है या स्पॉटिंग एरर। पूरा सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस को 3 भागों में बांट दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी, किसी पार्ट में अगर ग्रामर का कोई एरर हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और ग्रामर सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नो एरर। चलो भाई देखो, यू ही एंड आई 2 3 1 आर अटेंडिंग टू दियर। ना 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 ना, ये देखिए ये एक आपका पजेसिव एडजेक्टिव आया है किसके लिए, इन तीनों प्रोनाउंस के लिए। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन्स के लिए अगर हमको किसी कॉमन प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो तो वहाँ पर आएगा आपका वी का केस। यहाँ पर देयर नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा आवर, यानी पार्ट सी में एरर था, पार्ट सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी स्पॉटिंग एरर है। ही वॉज नो डाउट द मोर सुपीरियर। नो 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 भैया, सुपीरियर अपने आप में यह खुद ही एक कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके पहले मोर नहीं आ सकता है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट। बी में ही एरर है तो बी ही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी आपका स्पॉटिंग एरर है। देयर वर स्टैंडिंग, लार्ज नंबर नहीं होता है, ए लार्ज होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द गार्डन एंजॉइंग फ्रेश एयर। पार्ट ए में यहाँ पे नहीं, पार्ट बी में हमको ए यहाँ लगाना ना लार्ज के पहले, तो पार्ट बी में गलती है, वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस आ गया। पी क्यू आर एस में हम एक सेंटेंस को स्प्लिट कर देते हैं, फिर उसी को अरेंज करके मुझे एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना होता है। एग्रीकल्चर देखो, तुरंत यहाँ पे सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है पहली बात। अब मैं आपको बता दूं, देखो लास्ट में पी, ये लास्ट में आर्टिकल, कभी भी सेंटेंस का जो एंड होगा वो आर्टिकल से नहीं हो सकता है, लास्ट में पी नहीं आ सकता है। नंबर 1, लास्ट में आर नहीं आ सकता तो आर आया भी नहीं है। अच्छा, आ प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्परस, तो आ प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्परस ये सेंटेंस का एंड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एडजेक्टिव है, इनके बाद में नाउन आना चाहिए, तो लास्ट में आपका एस नहीं आ सकता है, 2 एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब या तो ए या तो सी। स्टार्टिंग चलो पी से करते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रिक्वायर्स आ सुटेबल पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल क्लाइमेट। ना ना, गलत हो गया। सेंटेंस स्टार्ट होगा एस से। आ प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्परस व्हाट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रिक्वायर्स, तो भैया आ प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्परस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। रिक्वायर से हमारा वर्ब हो गया। क्या रिक्वायर, आ सुटेबल, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। देखो पी क्यू आर एस को सॉल्व करने का बहुत बढ़िया तरीका है। थोड़ा सा ग्रामर का आपको अगर मैं जानकारी दे दूं तो उसी के ग्राउंड पर आप पी क्यू आर एस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये भी देखो आ गया, टू मेक अ लाइफ बी नॉट सो बिजी अ लिविंग दैट यू फॉरगेट मेकिंग। देखो भैया स्टार्टिंग होगी कि बी नॉट सो बिजी, इतना व्यस्त मत हो जाइए, क्या करने में, मेकिंग, क्यू एस कहीं है, क्यू एस ही आपका आंसर हो जाएगा। बी नॉट सो बिजी मेकिंग अ लिविंग दैट यू फॉरगेट टू मेक लाइफ।
नेक्स्ट, ये भी स्पॉटिंग एरर है आप, नहीं सॉरी, ये भी आपका PQRS है, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। अच्छा देखो, जनरली देखो यहाँ पे जो कंजंक्शन आपका ये आल्दो कंजंक्शन है, तो इन जनरल आल्दो जो कंजंक्शन होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, तो स्टार्टिंग आर से होगी। आर से कितने स्टार्ट हैं? आर से एक ही स्टार्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी करके देख लेते हैं। आल्दो अ पोनी इज एन इंटरटेनिंग फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट येट अ कार इज मोर रिलायबल, ऑप्शन डी इज राइट हियर। अगला क्वेश्चन देखें, 25% के मेगा डिस्काउंट पर आपको सारी पुस्तकें दी जा रही हैं। जो भी जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, वो चाहे आपका NDA हो, चाहे CDS हो, चाहे FCAT हो, एयरफोर्स हो, चाहे आपका नेवी SSR हो, ICG हो, इसमें जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट की बुक हमारे यहाँ अवेलेबल है। एक अच्छी R&D के साथ में उसको तैयार किया गया है। ठीक, बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है। आप एक बार खुद ही परचेज करोगे तो आप लग जाएगा कि हाँ यार 100 पुस्तक पढ़ने से बेहतर है कि MKC की एक सब्जेक्ट की एक ही पुस्तक पढ़ लिया जाए, वही मोर देन इनफ आपके लिए। आगे देखिए, अब देखो एक आ गया पैसेज। तो वैसे तो नेवी SSR में फेज़ 1 में पैसेज नहीं आता है, लेकिन फेज़ 2 में पैसेज आता है, लेकिन कभी कभी फेज़ 1 में भी पैसेज दे देता है, तो पैसेज पढ़ना ज़रूरी है। चलो मैं बहुत तेज़ी से बताता हूँ। देखो क्वेश्चन पैसेज में होता क्या ना कि हिंदी मत निकालो उसकी बहुत ज़्यादा, उसको केवल एक उसकी अंडरस्टैंडिंग पैसेज में क्या बोल रहा है, किस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा उसको समझो आप। ठीक, चलो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। सारिका नेशनल पार्क इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सारिका नेशनल पार्क जो है एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। अरे आप जानते होंगे, अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी वगैरह पढ़े होंगे तो सारिका नेशनल पार्क एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। लोकेटेड, यह बसा है, स्थित है एट अ डिस्टेंस ऑफ 107 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। ये जयपुर से 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर से 107 किलोमीटर की दूरी पर एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम है सारिका नेशनल पार्क। है क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। द पार्क पोसेसेस, पार्क में हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। उस पार्क के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। विच डेपिक्ट, जो बताते हैं द लीगेसी ऑफ द महाराजाज ऑफ अलवर, जो अलवर की महाराजाओं की लीगेसी यानी विरासत के बारे में बयां करते हैं। द पार्क, जो पार्क है, इज़ बिगर देन रणथंभौर बट हैज़ अ सिमिलर टोपोग्राफी। जो पार्क है वो रणथंभौर एरिया से बड़ा है, लेकिन उस पार्क और रणथंभौर की जो टोपोग्राफी यानी जो स्थल आकृति है वो समव्हाट सिमिलर है। दो वैसे तो दिस सेंचुरी डज नॉट हैव मैनी टाइगर्स येट, इस समय उस वन्यजीव अभ्यारण्य में बहुत सारे टाइगर वगैरह नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैनी वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे जंगली जीव, ड्वेल ऑन द ग्राउंड, वहाँ ज़मीन पर पड़े रहते हैं, ऑफ दिस पार्क अपार्ट फ्रॉम अदर कार्निवोर्स, अन्य मांसाहारी पशुओं के अलावा, हर्बीवोर्स शाकाहारी पशुओं के अलावा उस नेशनल पार्क में बता रहे हैं कि मांसाहारी भी जानवर हैं और शाकाहारी भी जानवर हैं। इन दोनों के अलावा भी कुछ हैं। क्या हैं? यू कैन आल्सो ट्रेस होता है देखना, आप देख सकते हो रेसस मंकीज़ वहाँ पर देख सकते हो, मंकियों की मतलब मंकी की प्रजाति है, तो रेसस मंकी देख सकते हो। विच कैन यूजुअली बी सीन, जिनको आमतौर पर देखा जाता है, प्लेइंग ट्रिक्स, एक दूसरे शरारत करते हुए, अपॉन ईच अदर अराउंड द ताड़ वृक्ष। उसी पार्क में एक ताड़ का वृक्ष है, पाम ट्री जिसको बोलते हैं, उसी पर ये रेसस मंकीज आपस में एक दूसरे से शरारत करते हुए देखे जा सकते हैं। द पार्क आल्सो शेल्टर्स मैनी डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। उस पार्क में बहुत अलग अलग प्रजातियों की पक्षियाँ हैं। उन प्रजातियों में कुछ प्रजातियों के नाम मेंशन हैं, जैसे बुश क्वेल्स, सैंड ग्राउजेज, ट्री पाइज, गोल्डन बैग्ड वुडपेकर्स। ये सब क्या है? चिड़ियों की वहाँ पर अलग अलग ये प्रजातियों के नाम बताए गए हैं। और क्या है? क्रेस्टेड सरपेंट ईगल्स एंड ग्रेट इंडियन हॉर्न ओविस। ये सब वहाँ जो
पक्षियों की डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां हैं, उन्हीं के नाम हैं। एनिमल लवर जो होते हैं, पशु प्रेमी, वुड डेफिनेटली लव दिस प्लेस, निश्चित रूप से अगर वो वहाँ पर जाएं उस सारिका नेशनल पार्क में तो उनको वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। एज क्योंकि इट विल ऑफर देम सम ऑफ द बेस्ट सीन्स, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में आपके लिए वो यादगार बन जाते हैं। द बेस्ट प्लेस टू स्पॉट वाइल्ड लाइफ इज़ एट द वाटर होल वेयर एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट। उस पार्क में सबसे अच्छा जो देखने वाला स्थान है वो है वाटर होल, जहाँ पर पशु पक्षी अपनी प्यास को बुझाने के लिए आते हैं। यू कैन ट्रेस हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स एट द कालीघई वाटर होल एंड नीलगई कैन बी स्पॉटेड एट सलूप का वाटर। ये सब अलग अलग वहाँ जो वाटर होल यानी जस्ट लाइक पॉन्ड जो तालाब टाइप का बनाया गया जिसका नाम दिया गया है वाटर होल, जिसमें पशु पक्षी जानवर सब आते हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। नाम है डिफरेंट डिफरेंट। चलो भैया, सारिका नेशनल पार्क के ऊपर ये बेस्ड आपका पैसेज था, सिंपल जस्ट लाइक स्टोरी। अब इसी पैसेज पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इन द सरिस्का नेशनल पार्क देयर आर, उस सारिका या सरिस्का नेशनल पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं पैसेज बताया गया। उसमें मांसाहारी जीव भी हैं, उसमें शाकाहारी जीव भी हैं, पशु पक्षियाँ भी हैं। फिलहाल ऑप्शन ए यहाँ पर सही है आपका अकॉर्डिंग टू पैसेज। एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट एट, उसमें जो एनिमल्स हैं वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए कहाँ आते हैं बताया गया भैया वाटर होल बनाया गया है। वाटर होल जस्ट लाइक पॉन्ड, इसी यहाँ आते हैं लोग पानी पीने, लोग मतलब कि जंतु, जीव जंतु। तीसरा अगला क्वेश्चन है द सैंड ग्राउज इज अ स्पेसीज, पूरे पैसेज में केवल बर्ड्स की प्रजाति के बारे में जिक्र किया गया है। तो सैंड ग्राउज इज द नेम ऑफ द स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, ये चिड़ियों की एक प्रजाति का नाम है सैंड ग्राउज, पैसेज में क्लियरली मेंशन्ड। सारिका नेशनल पार्क इज़ नॉट फार फ्रॉम, पूरे पैसेज में केवल इन चारों में से एक ही शहर का नाम दिया गया है, दैट इज जयपुर, कि जयपुर से 107 किलोमीटर दूरी पर सारिका नेशनल पार्क सिचुएटेड या लोकेटेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द पार्क पसेज, पार्क में कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसमें स्टार्टिंग बता दिया गया कि पार्क में क्या है, पार्क में मॉन्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे टेम्पल्स हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि नेवी एसएसआर में 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे जाते हैं। उनका लेवल जो मैंने आपको बताया मॉडल पेपर में लेवल यही रहता है, यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन का ये होता है, पैटर्न एकदम डिक्टो यही होता है। ठीक, थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस हो सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर आपने इस मॉडल पेपर को देखा तो आप समझ लीजिए कि जैसे मेन एग्ज़ाम का पेपर हो, एकदम वही फीलिंग आपके अंदर आएगी। और ईश्वर कृपा से सेम आपको यही पेपर आपको नेवी एसएसआर में मिलने वाला है आपके मेन एग्ज़ाम में। तो आपको एक आइडिया लेना है, आपको सेल्फ को असेस करना है, तो लगाइए ना मॉडल पेपर, ढेर सारे हम लोग जो है अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, शुरू से अंत तक क्वेश्चन खोलिए, आप पहले खुद जो है आंसर लगाइए, फिर मैं जो आंसर बताया उसको मैच कराइए, फिर लास्ट में देखिए कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, सेल्फ का असेसमेंट हो जाएगा। बस ऐसे ही हम आपके लिए लाते रहेंगे बैक टू बैक ढेर सारे मॉडल पेपर्स। तो सारे मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक देखना कतई ना भूलें। सारे बच्चों को जय हिंद। हेलो बच्चों, वेलकम टू एमकेसी में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ नेवी एसएसआर मॉडल पेपर। तो आइए हम आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग न्यूक्लियर रेडियाई। न्यूक्लियर रेडियाई के लिए बच्चों यहाँ देखो, यहाँ क्या है, न्यूक्लियर रेडियाई, यानी यहाँ पे कह रहा है नाभिकीय त्रिज्या। तो नाभिकीय त्रिज्या किस में होता है बच्चों, फर्मी में होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा D4 डैली। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो मैग्नीट्यूड मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ये सही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फॉल्स। ओहो, यहाँ क्या पूछ रहा है, फॉल्स, यानी यहाँ पूछ रहा है असत्य। तो देखो यहाँ पे क्या है, गति एक सरल रेखीय पथ पर होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ये तो सही है। मोशन इज ऑलवेज इन
द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में भी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज कवर्ड, बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ओनली इक्वल टू का साइन होगा, यानी ये वाला क्या है, फॉल्स है, और इसका आंसर भी क्या होगा, यही सी आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो 5 न्यूटन का ये कोई बल है और कह रहा है वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यानी ये वाला कंपोनेंट क्या होगा। तो बच्चों ये 60 है के साथ वाला कॉस होता है, यानी 5 cos 60 आ जाएगा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी ये कितना आ जाएगा, 2.5, यानी D4 डालनी इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 प्रोजेक्टाइल A and B थ्रोन विद द स्पीड इन द रेशियो, स्पीड का रेशियो गिवन है, सेम हाइट, हाइट क्या है, सेम है, तो सेम हाइट है, तो बच्चों h का फॉर्मूला क्या होता है, h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दोनों का हाइट सेम है तो 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g होता है u स्क्वायर, तो ये पहले के लिए, दूसरे के लिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g हो जाएगा, g से g कैंसिल। अब u पहले वाले के लिए है 1 और थीटा कितना दे रखा है 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर और फिर u स्क्वायर, तो दूसरे के लिए u कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो बच्चे कितना आ जाएगा 1/2 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, किस चीज़ के लिए फोर्स नहीं चाहिए होगा, कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी समान वेग से चलाने के लिए किसी तरह के फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। स्पीड बढ़ाना हो फोर्स देना पड़ेगा, मोमेंटम के लिए फोर्स देना पड़ेगा, चेंजिंग डायरेक्शन के लिए फोर्स देना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा D4 डेली, यानी इसका आंसर आ गया D। क्वेश्चन नंबर 6, ये था 5। क्वेश्चन नंबर 6, अ लॉन्ग जंपर रन बिफोर जंपिंग बिकॉज ही, कह रहा है एक लंबी कूद का धावक कूदने से पहले दौड़ता क्यों है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहे, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या करता है, तो इसका आ जाएगा संवेग संरक्षण को बनाए रखने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले आप लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट है बच्चों कि अभी जो है हमारा इंस्टीट्यूट पे, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन में सबसे सस्ता है और बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इस यहाँ पे रिटर्न, ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल सेशन, मेडिकल कैंप, हर तरह की फैसिलिटी है और लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो फटाफट आकर के ज्वाइन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, बच्चों यहाँ पे अप्रत्याशित टक्कर में क्या कंजर्व्ड नहीं होता है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता है, यानी इसका आंसर आ जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी B4 बॉम्बे। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ अ बॉडी गिवन बाय, तो बच्चों क्या कह रहा है, देखो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A, डिस्प्लेसमेंट H, यानी V/T इंटू S/T, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा V इंटू S/T, V क्या V, यानी V स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो देखो ये क्या हो जाएगा
काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास के बराबर होगा। तो इसका आ जाएगा संवेग में गतिज ऊर्जा परिवर्तन, यानी इसका आंसर आ जाएगा C4 चेन्नई। ये है बॉडी इज ट्रैवलिंग इन सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल गलत बात है। इज़ नॉट एक्सेलरेटेड, ऐसा भी नहीं हो सकता। हैज़ एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण होगा। नेक्स्ट है टू बॉल हैज़ कोलाइड सेम टेम्परेचर, कोलाइड व्हाट इज़ द कंजर्व्ड। तो जब भी बच्चों दो बॉल टकराएगा तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा D4 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, देखो मास पे डिपेंड करता है, यानी द्रव्यमान पे भी करता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ इस पे भी डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर आ जाएगा D, यानी इसका आंसर होगा D4 दिल्ली, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी कम इनटू प्ले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आ जाता है, यानी कब काम करता है। तो बच्चों रोटेशनल मोशन में काम करता है। किस में करता है, रोटेशनल मोशन में। कर्व पाथ पे या लीनियर मोशन हम नहीं कहेंगे, किस में होगा, वो रोटेशनल मोशन में होगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये आ जाएगा संरक्षी बल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो होता नहीं, रिपल्सिव नहीं होता है, अट्रैक्टिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता, कंजर्वेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाने से पहले बच्चों ये आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट, सबसे सस्ता सबसे अच्छा देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी। इसलिए एयरफोर्स नेवी ICG के लिए हमारे यहाँ पे जो बैचेज चल रहे हैं उसमें काफ़ी डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम के लिए है ये, तो फटाफट आकर ज्वाइन करें। अ बलून इज़ फिल्ड अप विद अ गैस वुड ओनली गो अप इन एयर इफ़ इट्स फिल्ड अप। एक जो है बलून वो ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब उसका डेंसिटी, यानी उसके अंदर जो डेंसिटी होगी, गैस भरी होगी, उस गैस की डेंसिटी एयर से कम होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। यानी इसका आ जाएगा हवा से कम हो, यानी A4 इलाहाबाद। Why it's easier to swim in sea water? सी वाटर में बच्चों क्यों इजी होता है, क्योंकि सी वाटर के अंदर सॉल्ट होता है, और सॉल्ट की जो है इसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर हीटेड थ्रू कन्वेक्शन रेडिएशन, दोनों आंसर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1 और 3। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 एंड विकिरण एंड संवहन होना चाहिए, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसका आंसर आएगा D, बट यहाँ पे चालन की जगह क्या होगा, संवहन होगा। क्या होगा, संवहन होगा, यानी कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, मीन पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। कहाँ होता है, मध्य स्थिति में इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आप देखते हैं 18। इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट द ऑब्जेक्ट यूज्ड इज, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यानी जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें कौन सा जो है वॉच यूज़ करते हैं। तो बच्चों उसमें स्प्रिंग वॉच यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड, ये जो है बच्चों ये जी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा स्प्रिंग वॉच। पेंडुलम जी पे डिपेंड करता है, इसलिए उसका यूज़ नहीं करते। साउंड वेव आर सिमिलर टू, कह रहा है ध्वनि तरंग किसके जैसा होता है। तो बच्चों ध्वनि तरंग जो होता है ऑफ अ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर जनरेटेड इन स्वेटर वायर हीटिंग प्लकिंग द वायर जनरेटेड पाइप फील्ड विद द एयर मूविंग द पिस्टन। हाँ बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी हवा से भरे हुए पाइप में लगे हुए पिस्टन को ऊपर नीचे ले जाने से उत्पन्न तरंगों जैसा, यानी इसका आंसर आ जाएगा C4 चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे जाने से पहले हमारे जो MKC की बुक है काफ़ी अच्छी बुक्स है बच्चों, और ये बुक आपको सफलता दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो इसलिए फटाफट इसको जो है आप बाय करें, आप टाइमली जो है डिलीवरी होगा, आप ऑर्डर भी ट्रैक कर सकते हैं और आपका पेमेंट भी क्या होगा, सिक्योर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डॉपलर इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन। बच्चों फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसर इस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी करता है, ऑब्जर्वर भी करता है, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर यानी स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी पे डिपेंड नहीं करता। इसका आंसर क्या आ जाएगा, D for दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, दिस इज नॉन एज। तो बच्चों यहाँ पे देखो नाम से ही स्पष्ट यहाँ पे क्या है, चार्ज है, तो इसमें भी क्या होगा, चार्ज होगा यानी A होगा। एनर्जी और मोमेंटम नहीं होगा यानी इसका क्या होगा, आवेश है तो आवेश ही कंजर्व्ड होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। तो बच्चों टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। इंक्रीज क्रॉस सेक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता, इस पर भी डिपेंड नहीं करता। डिक्रीज क्रॉस सेक्शन या इस पर भी डिपेंड नहीं करता, ताप पे डिपेंड करता है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी चीज़ों पे निर्भर करता ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मेटल यूज, थिकनेस ऑफ प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D यानी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू द स्प्रिंग देन, तो जब अल्टरनेटिंग करंट जाता है तो क्या करता है बच्चों, ऑसिलेट करने लगता है। और जब DC जाता है, डायरेक्ट करंट जाता है, तो बच्चों क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी जब भी प्रत्यावर्ती धारा जाएगा तो क्या करेगा बच्चों, ऑसिलेट करेगा, यानी C फॉर चेन्नई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। ट्रांसफार्मर के कोर को किस लिए लेमिनेट करते हैं बच्चों, एडी करंट यानी भंवर धारा हानि को रोकने के लिए। किसको, भंवर धारा हानि को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये था आपके लिए मॉडल पेपर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस ढंग से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।